स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी। और मैं आपको क्लास 6 से 12 तक की जो किताबें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और क्लास 6 की किताब मैंने फ़िलहाल स्टार्ट की है, जियोग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी साथ साथ में। तो क्लास 6 की किताबें पढ़ा रहा हूँ। और आज जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, चैप्टर 6, ये भूगोल का चैप्टर है क्लास 6 का। ये दूसरा पार्ट है, हालांकि इसके पहले मैंने इस चैप्टर का एक पार्ट और बनाया है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में। मैंने थोड़ा सा आपको पर्वतों के बारे में बताया था कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी। तो चलिए, जितना कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको पर्वत पढ़ा ही दिया था, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है, सब मैंने कल आपको बताया था। और हम लोग को आज पढ़ना है पठार से। ओके, पठार। यहाँ पर आप देखिए पठार दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है। पठार होता क्या है पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पठार देखिए पर्वत जैसा नहीं होता। पठार अपने आसपास की सतह से ऊंचा होता है और इसकी जो सतह है यानी इसकी जो चोटी है वो समतल होती है। समझिए, पठार क्या होता है, अपने आसपास की ज़मीन से या स्थल से ऊंचा होता है और पर्वतों से नीचा होता है। और इसकी जो सतह होती है, चोटी होती है, ऊपरी ऊपरी भाग, वो समतल होती है, चिपटा होता है। ओके, चपटा, जैसे इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से पठार होता है। ओके, तो ये मान लीजिए इसके आसपास का क्षेत्र है और यहाँ देखिए ये भाग थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, ऊपरी भाग। पर्वत क्या होता है, पर्वत सीधे ऐसे खड़ा होता है, जबकि जो पठार है वो एकदम खड़ा नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसे आसपास ऐसे ही उठा होगा। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको आप देखिए, ये देखिए, बहुत इसकी जो चोटी है इस तरह नहीं एकदम खड़ी है, खड़ी नहीं, एकदम समतल चोटी है, फ्लैट है एकदम। देखिए, तो इसको बोलते हैं पठार। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। पठार, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। सपाट मतलब फ्लैट, आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, मैंने आपको बताया सपाट होता है। तो ऊपरी जो भाग होता है, चोटी होती है इसकी, वो मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, ओके, जिनके ढाल खड़े होते हैं। मेज जैसे आप देखते हैं अपने आसपास के सतह से ऊंचा होता है, लेकिन उसका जो ऊपरी सतह होता है वो समतल होता है। तो मेज आप इमेजिन कीजिए उसी तरह जो आपका पठार है वो होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर होती, 300-400 मीटर या 1000 मीटर तक हो सकती है। या फिर कोई कोई पठार होता है 3-4 हज़ार मीटर हो सकता है, बट उसकी जो चोटी रहेगी वो ज़्यादा ऊंची नहीं रहेगी, इस तरह नहीं रहेगी। जैसे तिब्बत का पठार लगभग 4500 के आसपास इसकी ऊंचाई है, यानी 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है तिब्बत का पठार। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन इसकी चोटी जो है वो सपाट है, आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा उठा हुआ है ऐसे, लेकिन इसकी जो चोटी है वो सपाट है, ऊपर जाके ऐसे सपाट हो जाता है। ये देखिए आसपास की ज़मीन से ऊपर उठा है। तो तिब्बत का पठार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर है पर्वतों की तरह भी पठार पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार, ओके, पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, इस प्रकार के उदाहरण हैं। ये देखिए तिब्बत का पठार, मैंने आपको बताया था तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 600 मीटर तक है। मैंने बताया था 4500, तो देखिए 4000 से 6000 के बीच में बता रहा है। तो लगभग औसतन उसकी 5000 हम कह सकते हैं मीटर उसकी ऊंचाई है। ओके, यहाँ भी कंफर्म नहीं कर रहा है कितनी ऊंचाई है, कह रहा है कि 4000 से 6000 मीटर तक के बीच की उसकी ऊंचाई है। तो कहीं थोड़ा ऊंचा है, कहीं ज़्यादा ऊंचा हो गया, ऐसे थोड़ा बहुत, एकदम सपाट भी नहीं रहता कि एकदम प्लेन रहेगा मेज की तरह, बट औसतन वो सपाट ही रहता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ओके, तो ये जान लीजिए जो पठार होते हैं उनमें खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लोहा, सोना, चांदी, कोयला,
ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र मतलब जहाँ पर खुदाई होती है, सोना चांदी या फिर लोहे तांबे सब निकाले जाते हैं, वो जितने भी क्षेत्र हैं पठारी भागों में स्थित हैं। ओके, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा कोयला मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए जो अफ्रीका में पठार है वहाँ सोना चांदी बहुत ज़्यादा निकाला जाता है और हीरा भी निकाला जाता है वहाँ से। भारत में एक पठार है छोटा नागपुर का पठार तो ऐसे कई हैं, लेकिन छोटा नागपुर का जो पठार है बहुत ज़्यादा धनवान है, धनी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से लोहा कोयला मैंगनीज के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर। तो कोयला लोहा मैंगनीज यहाँ से निकाले जाते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही बार बार। यहाँ पर देखिए पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि पठार हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो भाई पठार, पहली बात तो जितने भी जलप्रपात हैं उनमें से लगभग, जलप्रपात आप कह सकते हैं झरना, तो जितने भी झरने हैं या जलप्रपात हैं वो लगभग पठारों पर ही पाए जाते हैं। क्योंकि पठार मैंने बताया कुछ मेज टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैं बनाऊँ ना आपको यहीं दिखा दूँ, ये देखिए। तो यहाँ से नदियाँ ऐसे गिरती हैं खड़ी ढाल के सहारे, नदियाँ ऐसे गिरती हैं यहाँ पर। ओके, तो जब यहाँ से नदियाँ गिरती हैं तो एक प्रपात झरना का निर्माण होता है। और उदाहरण दिया है जैसे छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, ये सब ऐसे ही जलप्रपात के उदाहरण हैं। फिर यहाँ पर मैदानों की चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं। मैदान क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं अक्सर मैदानों में। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ओके, 200 मीटर से अगर अधिक ऊंचा है तो फिर पठार हो जाता है। तो जो मैदान होता है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? 200 मीटर से कम, अधिक नहीं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। कुछ मैदान एकदम आपको सपाट होंगे इस तरह से, ये देखिए कुछ मैदान इस तरह से होंगे, 1 मिनट, इस तरह से एकदम समतल। और कुछ मैदान उर्मिल या तरंगित कह रहा है, तरंगित का मतलब ऐसे हो सकते हैं मैदान, थोड़ा सा आपको, ओके, थोड़ा सा मतलब लहर उनमें होगी तरंग की तरह। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे अपना मैदान देख लीजिए, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र, ये जितनी भी नदियां हैं, चाहे सिंधु चिनाब झेलम, जितनी भी नदियां हैं, इनके किनारे जो मैदान निर्मित हुए हैं इन नदियों के कारण ही निर्मित हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान माना जाता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं, अपर्दन करती हैं। ओके, मैंने बताया था कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं ऐसे काटती रहती हैं, अपर्दन करती रहती हैं, तो वही लिखा है कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं नीचे की ओर बहती हैं तो पहाड़ों को अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर बालू सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। निक्षेपित का मतलब जमा कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ओके, तो नदियाँ पर्वत पठार को जब काटती हुई आगे बढ़ती हैं और उसमें जो अवसाद होते हैं, यानी कि मिट्टी हो सकती, पत्थर हो सकता है, सिल्ट हो सकता है और कई चीज़ें उसमें जो होती हैं, नदियाँ उन सारी चीज़ों को ले जा करके एक जगह इकट्ठा कर देती है, जमा कर देती हैं। तो ऐसे मैदानों का निर्माण होता चला जाता है। ओके, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना
आसान होता है। परिवहन के साधन जैसे अगर हम यहाँ पर कोई सड़क बनाएं, रेल मार्ग बनाएं, तो ये बहुत आसान होता है क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पहाड़ पर अगर रेल मार्ग बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, पहाड़ों को समतल करना पड़ेगा, लेकिन मैदानों में ये सब आसानी से हो जाता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानों पे ही निवास करती है। अब यहाँ पर देखिए, नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा उपजाऊ है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है। ओके, फिर है मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। भाई मकान बनाना है तो समतल ज़मीन की आवश्यकता होती है, खेती करना है तो इसलिए सब कुछ उपलब्ध होता है मैदानों पर, इसीलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ओके, गंगा का मैदान बेसिकली पूरे उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। सभी लोग जानते हैं मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सरल होता है, आसान होता है। ये देखिए खूबसूरत चित्र दिया हुआ है, मैदानों का दृश्य है। यहाँ पर गन्ने वगैरह भी लगे हैं और ये धान की कृषि शायद की जा रही है। तो देखिए कितना खूबसूरत है, ये मैदान का एक चित्र दिया हुआ था। फिर यहाँ पर है, हाँ, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। भाई जो पर्वत पर रहते हैं उनका रहन सहन कुछ अलग होगा, पठारों पर रहते हैं उनमें अंतर होगा, मैदानों पर रहने वाले लोगों में उनका रहन सहन थोड़ा अंतर होगा। तो ये सब कुछ मतलब अंतर रहता है। पर्वतों पर कुछ लोग अलग अजीब तरह से रहते हैं, एक प्रकार से जंगलों में जो लोग रहते हैं वो अजीब तरह से रहते हैं। एक जैसे रहन सहन, पहनावा, ये सब कुछ अलग हो जाता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत जानकारी है कि भूकंप क्या होता है, इससे क्या हानि हो सकती, बाढ़ क्या होता है, तो हम कुछ बच सकते हैं। वही बता रहा है कि अगर जागरूक हैं तो हम दूसरों को भी बचा सकते हैं, थोड़ा बहुत खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं? ओके, जल का हम कैसे सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, स्थल का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। तो भाई ये सब नहीं करना चाहिए। अगर जल का सही उपयोग करना है तो कूड़े कचड़े को किसी एक स्थान पर अलग बहाया फेंका जाना चाहिए, जल में उसको नहीं फेंका जाना चाहिए। जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर घर नहीं बनाना चाहिए, खेती करनी चाहिए। यही सारी चीज़ें कर करके हम सही उपयोग कर सकते हैं स्थल का और जल का। ये देखिए एक नदी है, प्रदूषित नदी, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भाई ये जो प्रकृति का वरदान है अर्थात नदियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इनका सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने हम लोग को ये सब दी हैं। फिर है उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। सही बात है, जो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी उनके लिए भी सुरक्षित रखें। भाई नदियाँ साफ़ रहें ताकि वो भी लोग आएँ तो उनका उपयोग करें।
फिर यहाँ पर चित्र वगैरह दिया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन थोड़ा भी दिया हुआ है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप स्वच्छता अपनाइए। ये कार्यक्रम चलाया गया था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं। ओके, तो यही सारी चीज़ें दी हुई, इसको आप पढ़ लीजिए। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर रेगिस्तानों का चित्र दिया हुआ है। ये टापू है, वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, बीच कहते हैं, समुद्र के आसपास का क्षेत्र। फिर यहाँ एक नदी का, और इसमें नौका प्रतियोगिता, एक केरल में एक त्यौहार होता है, उस त्यौहार का नाम शायद मुझे नहीं पता। ये वही त्यौहार का सीन है। फिर यहाँ देखिए जंगलों का भी सीन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए ये पर्वत पे घर कैसे बनते हैं, यहाँ दिखाया गया है। पर्वत पर थोड़ी बहुत खेती कैसे करते हैं, ये देखिए सब पर्वतों का सीन है। नदियों का सीन यहाँ पर दिया हुआ है, सबको देखिए। फिर यहाँ देखिए फिर पर्वत दिया हुआ है, ये बर्फीला क्षेत्र है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए, इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर लिखिए और बहुत इजी हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो नदी, पहाड़, पर्वत, यही सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा और इन सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए खूब ज़्यादा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए।